हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग 11th क्लास के मैथ को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और जैसा कि आपका जो 11th क्लास का मैथ है उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। बस मैं सबसे पहले आज जो आपका पहला चैप्टर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, सेट्स कहते हैं, उनके बारे में डिस्कस करूँगा। और ये आपका पहला चैप्टर है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यदि आप आगे मैथ यदि पढ़ते हो तो यदि आपको समुच्चय नहीं आता होगा, सेट्स नहीं आता होगा, तो आप समझो कि बहुत जगह पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे और आपका जो माइंड होगा वे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको समुच्चय आना ज़रूरी है। इसका यूज कहाँ पे है मैं ये आपको बता दूँ। तो देखो, समुच्चय का जो यूज है रिलेशन एंड फंक्शन में है। 12th का जब आप मैथ पढ़ोगे तो वहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें है, उसके बाद कंटिन्यूटी में है, उसके बाद जो है आपको ट्रिगोमेट्री में है। ट्रिगोमेट्री में तो बहुत सारा यूज है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, समुच्चय। तो सबसे पहले हम समुच्चय किसे कहते हैं इन चीज़ को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है ये बेसिक क्लास है, समुच्चय चैप्टर का बेसिक क्लास है। बहुत ज़्यादा आज मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं समुच्चय की बात करता हूँ कि ये समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय किसे कहते हैं, वस्तुओं के, ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित, ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को कहिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब तो आपके मन में ये हो रहा होगा कि ये सुपरिभाषित क्या है, सुपरिभाषित संग्रह क्या है ना, ये सुपरिभाषित संग्रह क्या है। तो सबसे पहली बात, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ये बात तो हम समझ गए कि हम जो है समुच्चय किसे कहते हैं, सुपरिभाषित संग्रह। तो ये सुपरिभाषित संग्रह क्या है, ये सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाएगा। तो सुपरिभाषित संग्रह कहने का मतलब है कि जो मेरे के लिए सच है वे दूसरे के लिए भी वही बात सच हो। जैसे मैं बताऊं कि भारत के सबसे महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं, तो हर एक व्यक्ति के लिए वह सचिन तेंदुलकर जो है वह लागू होना चाहिए। तो वे हो गया सुपरिभाषित, सभी जगह ये मान्य है। यदि मैं बोलूं कि मेरे हिसाब से मान करके चलिए, मैं बोलूं कि अरे सबसे अच्छा एक्टर जो है वे कौन है, संजय दत्त है, सलमान खान है, अक्षय कुमार है, दूसरा कोई बोलेगा कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। सबसे अच्छा एक्टर तो अमिताभ बच्चन है, दिलीप कुमार जी हैं और जो है आपको राजेश खन्ना जी हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आइडिया हो रहा है, हमारा सोचने का तरीका और दूसरे आदमी के सोचने का तरीका वे क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। वे तो बता रहे हैं कि फलना ये जो है ये आपका क्या है, महान एक्टर है, और हम कुछ और बोल रहे हैं। तो इसे हम नहीं कह सकते हैं सुपरिभाषित संग्रह, इसे हम सुपरिभाषित संग्रह नहीं कह सकते हैं। यानी कि ये जो है, जैसे यह जो है पर्सन टू पर्सन जो है ये क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। पर्सन टू पर्सन मान्य होना चाहिए, ठीक है। पर्सन टू पर्सन मान्य होने चाहिए, मतलब सभी पर्सन के लिए यह बात सही होना चाहिए, ये बात सभी पर्सन माने कि हाँ ये चीज़ है। जैसे मान करके चलिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बात करते हैं 3 विख्यात शहर की, 3 विख्यात शहर, और मानकर चलते हैं 3 प्रमुख बल्लेबाज, 3 विख्यात गेंदबाज, 3 विख्यात गेंदबाज की। आज बेसिक क्लास है, अच्छे से समझने की कोशिश करना है। तो 3 विख्यात शहर, तो कोई कहेगा दिल्ली है, मुंबई है, ये आगरा है, कोई कहेगा पटना है, लखनऊ है, रांची है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो पर्सन का जो थाउट है, सोचने का जो तरीका है, उसके हिसाब से ये दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं हुआ, यह जो है सुपरिभाषित संग्रह नहीं हुआ। अब 3 विख्यात गेंदबाज, तो किसी को जो है
ब्रेटली अच्छा लगेगा, किसी को जो है ब्रेटली अच्छा लगेगा, शेनवार्न अच्छा लगेगा और मुरलीधरन अच्छा लगेगा। कोई कहेगा नहीं जहीर खान अच्छा है, जवागल श्रीनाथ अच्छा है। तो यहाँ पर भी क्या है, अलग अलग पर्सन का जो थॉट है सोचने का, वे उस चीज़ को नहीं मान रहा है। इसलिए ये जो 3 विख्यात गेंदबाज होंगे ये भी हमारे क्या होंगे, ये भी सुपरिभाषित नहीं होंगे। क्लियर है, ये भी सुपरिभाषित नहीं होंगे। तो कौन होंगे सुपरिभाषित, किसको कह सकते हैं सुपरिभाषित? तो सुपरिभाषित कहने का मतलब, इसके लिए सबसे पहले हम लोग आज थोड़ा सा जो आप 9th और 10th में पढ़ते हैं, 8 से 7 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, उसकी मैं आज चर्चा करूंगा। और जो आज का क्लास डिपेंड होगा वे आपका संख्या पद्धति पर ही डिपेंड होगा, ठीक है। और उसकी थोड़ी सी मैं झलक बताऊंगा और वे मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हम कहते हैं कि ये हमारा एक सेट है, ये हमारा ये समुच्चय है, और इस समुच्चय को हम कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड है, यानी कि यह हमारा जो है सही है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं एक बार नंबर सिस्टम को। अब बच्चों, प्राकृत संख्याओं का संग्रह, उसके बाद जो है पूर्ण संख्याओं का संग्रह, पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, वास्तविक संख्याओं का संग्रह, धन परिमेय संख्याओं का संग्रह, धन वास्तविक संख्याओं का संग्रह, यानी कि आपके सामने में बहुत सारा हमने संग्रह लिखा है। और इस पर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो संग्रह हमारे होंगे क्या वह समुच्चय होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर सिस्टम यदि आपको आ रहा होगा तभी आप इस बातों को समझ पाओगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्राकृतिक संख्याओं की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर को। किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर को, ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर कौन होता है? जो हमारे गिनती की संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, जिसे हम n के द्वारा लिखते हैं। दूसरा आपका है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जब हम क्या करते हैं, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जब हम क्या करते हैं, इस नेचुरल नंबर के समूह में 0 को शामिल कर लेते हैं, यानी कि आपका 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तीसरा हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो मैं बात कर रहा हूं पूर्णांक संख्या की। तो पूर्णांक संख्या कोई भी वैसा नंबर, ठीक है। पूर्णांक संख्या यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। कोई भी वैसा संख्या जो आपका प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, यानी कि z = यदि आपको लिखा हो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो ये आपका एक पूर्णांक संख्या का क्या है? समूह है। यानी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें आपका नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 हो, यानी कि नेगेटिव नंबर भी हो, पॉजिटिव नंबर भी हो और आपको 0 भी हो। चौथा, चलिए, इसी पूर्णांक में ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो ऋण पूर्णांक क्या होता है? ऋण पूर्णांक हमारा क्या होता है? ऋण पूर्णांक कहने का मतलब z माइनस, यानी कि ये -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऋण पूर्णांक। अब चलिए दूसरा हम देखते हैं धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या होगा? तो धन पूर्णांक यानी कि आपका z+, क्या चीज़? z+, यानी कि z+ बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका धन पूर्णांक हो गया। तो अब बच्चों हमने क्या करा कि आपको ये चीज़ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग पीछे भी पढ़ चुके होंगे, मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ?
क्योंकि आपको जनरली जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे ये सारा चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है ना। निगेटिव इंटीजर, इसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर कहते हैं, इसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, इसको इंटीजर कहते हैं। तो सिंबल और प्लस ये चीज़ें आपको समझ में आना ज़रूरी है। जैसे मान करके चलिए कहीं पे कहा जाएगा कि ये हमारा एक सेट है, एक समुच्चय है जहाँ पे n प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या आपको दे देगा 1 2 3 5 6, ठीक है। तो हम गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो क्या ये हमारा सेट होगा, क्या ये हमारा समुच्चय होगा? कहेगा कि n एक प्राकृत संख्या का समुच्चय है, तो बताइए कि यह समुच्चय हमारा होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसके अवयव को देखेंगे एक एक करके। तो इसके अवयव गिनती की संख्या है, तो ये गिनती की संख्या है, तो हम कहेंगे कि यस ये हमारी प्राकृत संख्या का समुच्चय है। यदि इसी में आपको 0 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 0, तो कहेगा कि यह प्राकृत संख्या का समुच्चय है, ये प्राकृत संख्या का सेट है। तो हम कहेंगे नहीं। क्यों कहेंगे नहीं? क्योंकि हमने यहाँ पे 0 लिया और आपका प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। तो सभी पर्सन के लिए प्राकृत संख्या में 0 नहीं होगा, और ये सभी पर्सन जानते हैं, सभी पर्सन को यही बताया जाता है, हर एक आदमी को यही रटाया जाता है कि प्राकृत संख्या मतलब ये, पूर्ण संख्या मतलब ये, पूर्णांक संख्या मतलब ये, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या यानी कि नेगेटिव इंटीजर मतलब ये, और पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये। तो इस प्रकार से आपको सेट बना के देगा और कहेगा कि ये सेट आपका क्या है, धन, ये सेट आपका प्राकृतिक संख्या वाला सेट है कि नहीं है, ये समुच्चय है कि नहीं है। तो वहाँ से हम उसके अवयव को देखेंगे और माइंड में सेट करेंगे कि हमारा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो चलिए जल्दी से नोट किया जाए इस चीज़ों को। उसके बाद मैं इसके सामने में लिखूँगा और फिर और आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये आपका प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या हो गया। अब जैसे मान के चलिए इस तरह से देगा, दे देगा और एक सेट दे देगा, कहेगा -1 5 3 2 6, यह एक धन पूर्णांक का एक सेट है। क्या ये धन पूर्णांक का सेट है? क्या ये पॉजिटिव इंटीजर का सेट है? क्या ये धन पूर्णांक का समुच्चय है? देखिए यहाँ तक सभी अवयव तो हमारे धन पूर्णांक हैं, लेकिन एक हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर आ गया, इसी के कारण ये हमारा धन पूर्णांक का सेट नहीं होगा। इसी प्रकार से बस आपको ये चीज़ ख्याल रखना होगा कि धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ तक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या हमने कर लिया। अब इससे आगे देखेंगे और पूर्ण संख्या में आपको जो है, पूर्ण संख्या में हमने ऋणात्मक और धनात्मक दोनों देखा। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। अब हम किसकी बात करते हैं, परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या कौन होता है? परिमेय संख्या आप लोगों को यानी कि रटाया गया होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ये आपको बताया गया होगा, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन होता है? रेशनल नंबर जब हमारा कोई नंबर p/q के फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है और q = नॉट 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या कहते हैं जब कोई भी हमारा नंबर, कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर इज फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि कोई भी इंटीजर हमारा यदि p/q के रूप में होता है लेकिन q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो वह हमारा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहलाता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा तो कोई संख्या ही नहीं होगा, लेकिन देखो इसमें भी हमें अलग अलग कहानी बताया गया। जैसे 0 है, तो 0 हमारा क्या है, p/q के फॉर्म में है, नहीं है कि है, बताइए। तो देखो 0 जो आपका है ये आपका परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो p/q हो गया ना, तो ये p/q हो गया, तो p/q के फॉर्म में है, तो ये हमारा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होगा। अब देखो बच्चों, यदि इस प्रकार से आपको लिखा जाए, ठीक है, यदि आपको अब बोला जाए कि 3/0, तो 3/0 हमारा इन्फिनिटी होगा, तो ये अनडिफाइंड होगा, इसीलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। अब यदि आपको बोला जाए कि 3 हमारा परिमेय संख्या है, अब सोचने वाली बात है, या तो सिर्फ 3 दिया है, लेकिन नीचे में हमारा 1 छुपा हुआ रहता है, तो ये p/q के फॉर्म में तो है, इसीलिए ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब देखिए, परिमेय संख्या तो हम कह रहे हैं कि जो p/q के फॉर्म में होगा वे सभी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा।
तो परिमेय संख्या होने के लिए कुछ कंडीशन है, उसके लिए हमें दशमलव के कहानी को समझना होगा, दशमलव के बारे में यानी कि डेसिमल के बारे में हमें सीखना होगा कि डेसिमल की कुछ बातें हैं। ये आपका एक तरह से बेसिक क्लास है। समझिए कि आप नंबर सिस्टम भी सीख रहे हो और आपको नंबर सिस्टम हर एक जगह यूज होगा, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अब दशमलव की मैं बात करता हूँ और परिमेय संख्या की बात करता हूँ, इससे मैं कनेक्ट करता हूँ। तो दशमलव को देखो दो भागों में बांटा गया है, एक क्या है टर्मिनेटिंग, क्या कहा जाता है टर्मिनेटिंग, और एक हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि एक शांत होता है और एक क्या होता है अशांत होता है, अशांत दशमलव शांत दशमलव। तो दूसरा हमारा टर्मिनेटिंग खत्म हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि यह हमारा अशांत है और आवर्ती है, अशांत है और अनावर्ती है, रिपीट नहीं हो रहा है, अनावर्ती है। और यह हमारा अशांत है लेकिन आवर्ती है, यानी कि बार बार वही चीज़ आ रहा है, आवर्ती, आवर्ती। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। यदि ये चीज़ आपको मालूम है तो आप बता सकते हो कि कौन हमारा परिमेय संख्या है और कौन हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसके लिए परिमेय संख्या के लिए आपको ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हमारा टर्मिनेटिंग, क्या चीज़ है टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग होता है यानी कि जो शांत डेसिमल होता है, ठीक है, शांत डेसिमल कहने का मतलब जैसे 2.5 है या 2.15 है या 2.356 है, यानी कि एक निश्चित डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं वे हमारा क्या हो जा रहा है, 2-3 पॉइंट के बाद कंप्लीटली शांत हो जा रहा है, यानी कि खत्म हो जा रहा है। यदि हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वे 2 से 3 पॉइंट के बाद जाकर के क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे, शांत, यानी कि शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जब हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं तो वे आपका शांत नहीं होता, यानी कि जैसे आपका 2 प्रकार हो सकता है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की मैं बात कर लूँ, जैसे मान के चलो कोई डेसिमल को आप डिवाइड कर रहे हो तो ये आपका कुछ यूँ चलता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ डॉट 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 निकलता चला जाएगा, कहीं आपका सॉल्व हो ही नहीं पा रहा होगा। डेसिमल के बाद आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, आप कितना भी सॉल्व कर लो तो ये आपका आता चला जाएगा। और अशांत आवर्ती कहने का मतलब, आवर्ती कहने का मतलब कि जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो 3.25 ये जो है आपका रिपीट हो जाएगा, या मान के चलो 33.1111 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि एक जैसे 25 है ना, तो 25 बार बार हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। या 1 क्या हो रहा है, 1 हमारा बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये चीज़ यदि होगा तो हम कह सकते हैं कि वह अशांत आवर्ती है, दशमलव है, यानी कि वह जो है एक हमको मालूम हो गया है कि अब तो यही आना है, अब हमारा जो है यही आना है। लेकिन यहाँ पे हमें मालूम ही नहीं हो पा रहा है, बार बार हम करते जा रहे हैं कैलकुलेशन और मालूम ही नहीं हो पा रहा है कि ये हमारा कितना होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो देखिए ये आपका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, p/q के फॉर्म में होता है ना, परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है। तो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसको जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे, यानी कि इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये आपका शांत हो जाएगा, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। और ये हमें एक मालूम हो गया है कि क्या होगा, यानी कि अब हमारा ये क्या होगा, क्या आने वाला है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब बार बार रिपीट होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका परिमेय संख्या रेशनल नंबर होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है वे हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। ये हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय नहीं होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है ना, इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं।
तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक डाटाबेस टाइप से बना देता हूँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए अब बात करते हैं, इसको हटाते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारा चीज़ बताया है अभी। तो परिमेय संख्या कौन होगा, दशमलव के आधार पे परिमेय संख्या कौन होगा? तो परिमेय संख्या होगा जो आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव, जैसे 2.15 या 2.23 या 2.11, ठीक है, ये सब हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी कि यह हमारा परिमेय संख्या होगा। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहने का मतलब क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव कहने का मतलब जैसे 2.15 है या 2.13 है। देखो इसको दूसरे प्रकार से भी लिखा जाता है, 1.15 इस पे रेकरिंग डाल दिया जाता है, 2.13 इस पे रेकरिंग डाल दिया जाता है, ठीक है, 131 इस पे रेकरिंग डाल दिया जाता है। तो ये दोनों जो हमारा होगा, ये दोनों क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों परिमेय संख्या होगा। और एक डेसिमल जो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो अपरिमेय संख्या की हम बात करते हैं। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, सिंपल सी भाषा में हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या को। तो अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जो हमारा अपरिमेय संख्या, जो संख्या हमारा परिमेय ना हो। तो कौन सा संख्या हमारा परिमेय नहीं होगा, तो नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि इसको हम कह सकते हैं अशांत अनावर्ती, यानी कि जो अशांत अनावर्ती दशमलव होगा वह हमारा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा जैसे मान करके चलिए 3.123456798 ... अब देखिए मैं पाई की बात करता हूँ। पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है, लेकिन यह हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू निकाला गया है, तो पाई का वैल्यू बिलियन ट्रिलियन के रेशियो में आता चला जा रहा है, ठीक है। कोई भी आज तक इसे सॉल्व नहीं कर पाया है, इस पाई को कोई भी आज तक सॉल्व नहीं कर पाया है। तो कोई जब सॉल्व नहीं कर पाया है तो इसी के कारण जो है ये पाई जो है हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। वैल्यू तो आपको एक दे दिया गया है कि इतना वैल्यू पे आप कैलकुलेट करो, लेकिन पाई का वैल्यू अभी तक निकल करके नहीं आया है, ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये दोनों भी आपका क्लियर हो गया। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। किस चीज़ की बात करते हैं, वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या से पहले कुछ चीज़ और है, उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं, और एक दो बातें और है अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर ले। तो अपरिमेय संख्या हमारा क्या होगा, जो अपरिमेय संख्या होगा ना, जो अपरिमेय संख्या होगा वे आपका क्या होगा, अनावर्ती, ठीक है, अनावर्ती होगा और अशांत होगा। अनावर्ती भी होगा और अशांत भी होगा, तो वह आपका क्या होगा, वह आपका अपरिमेय संख्या होगा। सेकेंड बात, आपके रूट के अंदर में जितने भी ठीक है, जितने भी परिमेय संख्या हो, सॉरी क्या कहते हैं उसको, प्राइम नंबर हो,
रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर हो, यानी कि अभाज्य संख्या हो, रूट के अंदर जो भी अभाज्य संख्या हो, रूट के अंदर यदि प्राइम नंबर हो तो वे हमेशा आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, ठीक है, प्राइम नंबर जैसे मान के चलो 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। अब कहोगे कि सर ये प्राइम नंबर तो आपने बताया नहीं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इसके बारे में हम बातें करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये अपरिमेय संख्या आप नोट कर लीजिए, 1-2 पॉइंट और है इसमें। उसके बाद हम लोग भाज्य संख्या के बारे में देखेंगे और अभाज्य संख्या की बात करेंगे, ठीक है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें केवल 1 और खुद से भाग लगे अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जिसमें केवल 1 और खुद से भाग लगे वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मान करके चलो आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, बहुत सारा ऐसा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि हम उसे प्राइम नंबर कहते हैं। अब हम भाज्य संख्या की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिसका, अब आप लोग 11th में आ गए हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी कि कोई नंबर जैसे आपका मान के चलो 9 है, इस 9 में 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ये जो 9 हमारा है, ये 2 से ज़्यादा नंबर से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। जैसे आपका 1 से भी हो रहा है, 3 से हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, तो और ये आपका 2 से ज़्यादा नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जो नंबर 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होगा तो वे हमारा क्या हो जाएगा, वे हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब भाज्य संख्या, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो बच्चों भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। तो अभी तक मैंने एक एक करके सभी नंबर सिस्टम में जितना भी है मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब लास्ट हम बात करेंगे वास्तविक संख्या की। किसकी बात करेंगे, वास्तविक संख्या की। तो चलिए वास्तविक संख्या देख लेते हैं बच्चों। तो वास्तविक संख्या हम किसे कहेंगे, तो अभी तक हम लोगों ने टोटल जो है जितने भी चीज़ को पढ़ा है सभी हमारे वास्तविक संख्या के अंदर में आते हैं। आपको ये जो है रियल नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं वास्तविक संख्या को। तो 10th क्लास तक आपको वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन आपको इस क्लास में यानी कि 11th क्लास में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको सबसे पहले कि हमारा जो है वास्तविक संख्या क्या होता है, क्या होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कहने का मतलब क्या है कि वैसी संख्याएं कहने का मतलब सीधी सी बात है, उतना क्या बोलूँ, -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी के नंबर के बीच का जो भी नंबर है सभी के सभी वास्तविक संख्या कहलाते हैं, यानी कि रियल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। क्लियर है। तो बच्चों अभी तक आपका नंबर सिस्टम का लगभग पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का संग्रह हमारा समुच्चय होगा, यस होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 ये सभी के लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि ये प्राकृत संख्या है, कोई और कहेगा कि नहीं ये प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, ये आपको भी मानना होगा।
और हमें भी मानना होगा, ठीक है। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या मतलब कि ये सबको मानना होगा कि पूर्ण संख्या ये होता है, सभी पर्सन के लिए ये मान्य है, इसीलिए हमारा होगा पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या तो सभी को मानना पड़ेगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये सभी को मानना पड़ेगा कि ये हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या का संग्रह है, पूर्णांक संख्या का ये संग्रह है, ये सभी के लिए मान है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं दूसरे के लिए ये बात नहीं होगा, दूसरा नहीं कहेगा, नहीं ये नहीं है, उसको भी ये बात मानना होगा। तो इसीलिए ये भी हमारा क्या होगा, पूर्णांक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का संग्रह। आप कोई भी नंबर लिख दो -∞ से इन्फिनिटी के बीच का, और वे कहा जाए कि ये वास्तविक संख्या का संग्रह है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि यस, ये वास्तविक संख्या का संग्रह है, तो ये भी आपका होगा। धन परिमेय संख्या का संग्रह, तो धन परिमेय कहने का मतलब क्या है कि जो भी परिमेय संख्या है, जैसे 1/2, 2/3, 5/6, यानी कि जो भी परिमेय संख्या है, सभी के सभी हमारे क्या होंगे, धन परिमेय संख्या का संग्रह होंगे, सभी के लिए ये मान्य होंगे। इसीलिए ये भी आपका एक सेट है, एक समुच्चय है। धन वास्तविक संख्या का संग्रह, यह भी आपका समुच्चय है, ठीक है। और 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह, तो इस पर हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होगा। तो देखिए, आपके लिए कोई और हो सकता है अच्छे गणितज्ञ, हमारे के लिए कोई और गणितज्ञ हो सकते हैं, तो सभी के लिए 5 अलग अलग जो बेस्ट गणितज्ञ हैं वे अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए ये हमारा एक वेल डिफाइंड समुच्चय यानी कि सेट नहीं होगा। 5 अभिनेताओं का संग्रह, विख्यात अभिनेताओं का, हो सकता है मेरे के लिए वो 5 अभिनेता कोई और हो और आपके लिए कोई वो 5 अभिनेता कोई और हो, तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड जो है नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हम किसी भी सेट को पहचानेंगे, और आपको जो मैंने नंबर सिस्टम आज बताया है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसका सिंबल भी आपको सबसे ज़्यादा यूज होता है, और मैंने सिंबल भी आपके सामने में रख दिया है, NWZ, और जब वहाँ पे भी लिखा रहा था तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है इसका मतलब सिंबल, ठीक है। तो सिंबल आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो आगे जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके एक्सरसाइज को, अभी तो बस आपका स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा लंबा क्लास है इसका, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा, पहली बार आप पढ़ रहे हो सेट को। तो चलते हैं, पहली क्लास थी। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब अगले क्लास में फिर से मिलेंगे इससे आगे वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के। गुड बाय, थैंक यू।